हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी ही इकोलॉजी की एक ब्रांच है और जिसमें हम अप्लाइड एक्सेप्ट इसके पहलू, इकोलॉजी प्रिंसिपल एंड ऑर्डर टू मैनेज, इसको हम कैसे इकोलॉजी को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, एंड कंजर्व द नेचर, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं नेचर एंड रिसोर्सेज इन एमिंग टू मीट नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, कैसे जो है प्रेजेंट जनरेशन से आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम इन रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं विदाउट एंडेंजरिंग, जो कि ख़त्म होने की तादाद में है, द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन फ्यूचर जनरेशन एंड एट द सेम टाइम विदाउट केजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आगे है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कैसे हम इन सब चीज़ों को स्थिर रख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मीन है मतलब है मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कनेक्टेड टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मॉडर्न एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसमें जितने भी इकोलॉजिकल डैमेज हुए हैं या शोषण हुआ है या फिजिकली या जैविक नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, वो प्रॉब्लम डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है बहुत ही जल्दी, क्योंकि कॉन्स्टेंट अराइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ही जल्दी ह्यूमन की पॉपुलेशन अराइज हो रही है। एट दिस रेट it is accepted of human population may be reach around 1.3 billion by the end of 2020। 2020 तो अब ख़त्म होने वाला है, and therefore the prime concern of the present day scientist environmentalist to development environment sustainability and techniques to product enough food industrial product to save the need of more देन अ मिलियंस पीपल। कैसे जो है इस गिरावट को, जो हम इस गिरावट को कैसे हम उभर सकते हैं इस गिरावट से, या कह सकते हैं कि ये बहुत ही चिंता के विषय है साइंटिस्ट के लिए, जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनके लिए, कि कैसे हम इन सब चीज़ों को स्थिर करें और नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन चीज़ों को या फूड या जो भी है प्रोडक्ट्स जो भी ज़रूरी हैं उन्हें संभाल कर रखें। हाँ, तो उसके बाद जो द टर्म आएगी, टर्म सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था इन 1987 में। क्यों? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में ये आया। इसे एडोप्टर इन 1992। हमारे संविधान में जितने भी रूल्स हैं उन्हें पास होने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, आने में बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इसे 1992 में अडॉप्ट किया इन द अर्थ स्मिथ हेल्ड इट रिओ। इन्होंने अर्थ स्मिथ रियो ने हेल्ड किया, अडॉप्ट किया और हेल्ड किया रियो ने। इसके बाद जितने भी डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट हैं वो जुड़े और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, इको फ्रेंडली ग्रुप स्टार्ट किए और कैसे अवेयर किया और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल में, ताकि हम कैसे मैनेज कर सकें ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और अनवीकरणीय जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकें
renewable resources including landscape, watershed, agroecology region, lakes, river, plant, genetic resources एंड इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें आती हैं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जितनी भी पर गिरावट हो या कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फूड हो लिवहुड एंड प्रेजेंट इन द फ्यूचर जनरेशन और कैसे हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए संभाल कर रख सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है ये सिर्फ ये वाली लाइन है यहाँ पे, ये डेवलपमेंट है इसका, ये 1980 और इसे अडॉप्ट किया था 1992 में और ये जो सारी थ्योरी है वो इजीली आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हम ओजोन डुप्लीकेशन ओजोन लेयर या ओजोन के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी हमें कुछ भी नॉलेज है इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे, जितनी भी गिरावट आई है या कुछ देखने को मिला है हमें। और एसिड रेन ये भी हमें शुरू से ही 11th-12th में हम पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में। आगे है लैंड डिग्रेडेशन, ये हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और डिफॉरेस्टेशन सेकंड लास्ट है इसका। या जो अदर प्रॉब्लम्स जो भी हों इनमें, जो भी आपको डिग्रेडेशन तो हो गया है, अदर प्रॉब्लम्स कि कैसे आप इकोसिस्टम या कैसे हम इसको बचा सकते हैं, जेनेटिकली रिसोर्सेज एंड वेरिएशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर टेक्निक्स, क्रॉप को कैसे हम एडवांस तरीके से हम ग्रो करवा सकते हैं या हाई क्वालिटी या टिमोरेशन सीड्स यूज़ कर सकते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है मैनेजमेंट एंड इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको समझ आए उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। फिर उसके बाद जो है इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है या मैनेजमेंट है, इसमें सबसे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा। और जेनेटिक वेरिएशन में जितने भी चेंजेस आए हैं या जितने भी गुड क्वालिटीज़ या लोकल क्वालिटीज़ के क्रॉप्स में या कल्टीवेशन में हम अच्छी वैरायटी के सीड यूज़ करते हैं वो लिख देंगे थोड़ा सा। और IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम लर्न करते हैं कम्युनिटी एंड कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड इसमें जितने भी ये इंस्टीट्यूट है यूएसए ने सेटअप की है IFS। इसमें हम टेक्निक्स या उनके फार्मिंग टेक्निक्स या प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ मिलके, उनकी टेक्निक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंड हेल्प टू फार्मिंग एंड अडोप्ट टू सस्टेन, कैसे हम अच्छे प्रोजेक्ट या अच्छी क्वालिटी के टेक्निक्स को एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। जो नेक्स्ट है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसमें जो एग्रीकल्चर का मेन रोल रहता है, इसमें सॉइल न्यूट्रिशन साइकिल में सबसे पहले अगर हम अच्छी सॉइल की बात करते हैं तब भी अच्छी सॉइल होने के बाद ही हमें अच्छी क्रॉप मिल सकती हैं। या एनिमल्स एंड बैलेंस टू मैनेज एंड फर्टिलाइज़र, कैसे हम एनिमल्स के फर्टिलाइज़र के गोबर से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर्स या एप्लीकेशन केमिकल बाय फर्टिलाइज़र और नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये वो सारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में लिखेंगे हम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये इम्पोर्टेंट स्टेप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। इसमें हार्मोनियस एप्लीकेशन एंड कल्टीवेशन द कल्चरल कंट्रोल, जितनी भी कल्चरल कंट्रोल होगी या इंश्योर मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर्पस, यानी कि कैसे हम इकोसिस्टम में कैसे हम मैनेज कर सकते हैं पेस्ट जो भी हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए या हमारी क्रॉप के लिए, कैसे हम उन्हें से निजात पा सकते हैं, वो सारा हम IPM में लिख देंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में GIS
इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टूल्स या मैप एनालिसिस हम तैयार करेंगे। कंप्यूटर पे हम डाटा वगैरह बना के या हैपन ऑन द अर्थ उसका पूरा डाटा हम कंप्यूटर में सेव करेंगे, और कैसे हम इसे सिस्टम को हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या वाटर सप्लाई या इरिगेशन इन सब चीज़ों का जो है डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं, या फूड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं इजीली। आगे है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट कैसे हम अनयूटिलाइज एंड सॉल्युबल वाटर रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, या वाटर जो है कैसे हम वाटर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो खुद लिख सकते हो आप। एंड वीड वीड मैनेजमेंट में जितने भी एक्स्ट्रा जो फील्ड के साथ, यानी कि हमारे पास मक्की की खेती है, तो मक्की की खेती में जितने भी अनवांछित रूप से खरपतवार है उसे हम रिमूव करेंगे। कैसे? केमिकल की हेल्प से। फर्टिलाइज़र में कुछ लोग फर्टिलाइज़र में मिक्स कर देते हैं, या कुछ जो हैं डीटी नहीं, डीटी तो पेस्टिसाइड के लिए यूज़ की जाती है, या जितनी भी हैं चीज़ें यूज़ करते हैं जो केमिकल या कल्टिवेटेड या क्रॉप या बायोलॉजिकल या सिंगल मेथड से अलोन या अलग करके इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी फसल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बर्निंग मेथड, हाँ, उस फसल काटने के बाद उसे काट दिया जाता है ताकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो इस फसल को ख़राब कर चुका है नेक्स्ट क्रॉप को, वो हार्म ना हो। आगे है एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग। इसमें जो एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं या उन जो फार्मर होते हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपस लगाए जाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी नहीं है। तो इसमें जो है ये प्रोग्रामिंग करवाते हैं। ये था हमारा सस्टेनेबिलिटी। अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, और ये टॉपिक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।